हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो जो पेपर अभी आया था हमारा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर ऑफिशियल, उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। सबसे पहला जो आपका था वो बहुविकल्पीय प्रश्न था, आपको पता ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से 1815 की विजय संधि किससे संबंधित है? तो ड्यूक मैटरनिक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी की बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो मुख्य महत्व है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% क्यों कम हो गई थी? गिर गई ना, तो महामंदी के कारण। ठीक है, कम हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो अमेरिका में स्थित था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो संघ एवं राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन ये संघीय राज्य से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक सामाजिक विभाजन का क्या कारण है? तो सामाजिक विभाजन का कारण होता है धर्म और भाषा। तो 100 ऑप्शन है और ब दोनों ये सही हो जाएंगे। हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना? तो उसने ज्यूसेपी मैत्सनी को माना था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती हैं और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यानी कि और बहुत दोनों हो जाएंगे। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, निम्नलिखित में से पंजाब में मुख्य भाग क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक है, बहुत सिंचाई होती है पंजाब में। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल की, क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यम के स्वामित्व के रूप में। भूचरण से क्या तात्पर्य है? भूचरण से तात्पर्य भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। गोंडावाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता? चंबल घाटी में। भूमिहीन ग्रामीणों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? अधिक मजदूरी उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? कोयला, भूतापी ऊर्जा और वो दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो भूतापी ऊर्जा। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये जो सारे ऑप्शन है ना, और बहुत सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति भी बदली। ये सारे कारण सही, यानी कि 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये तो स्टार्टिंग के 20 नंबर के थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न। अब आपके आएंगे खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको आपको कॉपी में लिख के आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर के हैं। कह रहे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। देखो, वर्ष 1929 में शुरू हुई महामंदी के आने से पहले विश्व के उद्योगपतियों की धारणा यह थी कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। इसी विचारधारा के कारण उद्योगपतियों ने उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया, उसकी बिक्री पर नहीं। ठीक है, एक समय ऐसा आ गया कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति ज़्यादा हो गई और मांग कम। इसी कारण पूरा विश्व महामंदी की चपेट में आ गया। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट हमने ज़्यादा बना दिए लेकिन उसको खरीदने वाले कम थे, इसी कारण महामंदी आ गई थी। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अति उत्पादन की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और जापान में बड़े बड़े कल कारखाने खोले गए थे। इन कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। 23 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों का मूल्य अचानक से $50 अरब गिर गया। इसके कारण हुआ। उसके बाद उच्च कर, आपका टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। अमेरिकी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस महामंदी से बचाने के लिए आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया।
इस फैसले से वैश्विक व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। कर्ज की समस्या, ठीक है। महामंदी का दूसरा कारण युद्धकालीन कर्ज था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन यूरोपीय राष्ट्रों ने अमेरिका से बहुत बड़ी राशि कर्ज के रूप में ली थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश भी अमेरिकी कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा? कृषि के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, इसलिए यहाँ पर कृषि उपजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। महामंदी से पहले भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात करना और तैयार मालों का आयात करना शुरू कर दिया था, ठीक है। सोने का निर्यात, महामंदी के दौरान किसान और काश्तकारों सहित अनिश्चित आय वाले सभी लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए थे। उनके पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसा नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए। ये लोग इसी डरने में रहे हैं। वैध सरकार भी वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। टकराव को रोकने के लिए देखो, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि इससे सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखता है। सत्ता की साझेदारी से बहुसंख्यक के आतंक से बचा जा सकता है और लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है। तो ये सभी कारण उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की ऊर्जा के लिए एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाने जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। देखो, सन 1970 में तेल संकट व ऊर्जा क्षय को रोकना ऊर्जा से संबंधित प्रमुख विवादास्पद विषय थे। उस समय तक ऊर्जा के उत्पाद व उपभोग से संबंधित पर्यावरणीय विषयों के बृहद स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था। आजकल व्यक्तिगत, सार्वजनिक व सरकारी सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय समस्याएं एक प्रमुख विषय हैं। ऊर्जा के अतिशय उपभोग व प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन में हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए हमें ऊर्जा का उपभोग कुशलतापूर्वक करना होगा व पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना प्रारंभ करना होगा। संशोधित ऊर्जा क्षमता व ऊर्जा का कुशल प्रबंधन पर्यावरण को होने वाली हानि को कम करने व वित्तीय बचत में सहायक सिद्ध होगा। इसके उद्देश्य क्या हैं? ऊर्जा उपभोग के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा सकेंगे, दैनिक जीवन में ऊर्जा के महत्व की व्याख्या कर सकेंगे, ऊर्जा व वित्तीय विकास के संबंध को स्पष्ट कर सकेंगे, ऊर्जा संरक्षण को उदाहरण से समझा सकेंगे और उद्योगों में ऊर्जा क्षमता में कैसे संशोधन किया जा सकता है यह भी स्पष्ट कर सकेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अच्छा बाजार, सामान्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में बाजार वह संपूर्ण क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता जो खरीदता है और जो विक्रेता जो बेचता है किसी वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र के अंतर्गत लिया जाता है जिसमें उस वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले हुए हों और उनके बीच आपसी प्रतिस्पर्धा संपर्क हो, ठीक है। ये लिखिएगा। बाजार की प्रमुख विशेषताएं अथवा प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। एक, वस्तु। बाजार का संबंध एक ही वस्तु से होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र में जब हम बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक ही प्रकार की वस्तु का होना तय माना जाता है। उदाहरण, कपड़े का बाजार, चूड़ी का बाजार, सब्जी का बाजार, अनाज का बाजार, ठीक है। इस टाइप एक क्षेत्र, अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र में विशेष के लिए नहीं किया जाता है,
बल्कि इसका प्रयोग एक ऐसे क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां क्रेता और विक्रेता इस तरह फैले होते हैं कि उनमें आपसी प्रतियोगिता हो रही होती है। क्रेता और विक्रेता, बाजार में क्रेता विक्रेता दोनों का ही होना आवश्यक है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता बगैर बाजार की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। हम आपको बता दें कि यह किसी क्षेत्र विशेष में एक क्रेता और एक विक्रेता की मौजूद है, तब भी वह बाजार ही कहलाएगा। ठीक है। स्वतंत्र प्रतियोगिता, बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त होनी चाहिए कि क्रेता और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होना आवश्यक हो, यानी कि कोई भी सौदा करते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत के कई कारण थे। अंग्रेजों के अत्याचार उसकी मुख्य वजह थी। गांधी जी ने अपने किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? पहला तो था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक ब्रिटिश पक्ष से लड़े और भारतीय समर्थन के लिए एक टोकन के रूप में ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता के रूप में वापस कर सकते हैं। लगभग 74,000 सैनिकों की बलि दी गई और बदले में कुछ भी नहीं दिया गया। ठीक है। किफ़ायती मुद्दे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे भारत में कई आर्थिक मुद्दे थे। हर उत्पाद की कीमत बढ़ रही थी और दूसरी तरफ किसानों को अपने कृषि उत्पादों के लिए आवश्यक मजदूरी नहीं मिल पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रति नाराजगी थी। ठीक है। उसके साथ साथ रूलेट एक्ट भी था। रूलेट एक्ट ने भारतीयों की स्वतंत्रता को दूसरे स्तर पर नकार दिया। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे और उन्हें परीक्षण के अधिकार के बिना जेल में रख सकते थे। ठीक है। फिर जलियांवाला हादसा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हर भारतीय में रोष और आग भर देने वाली घटना थी, जो ब्रिटिश सरकार में सबसे कम विश्वास था। इस नरसंहार में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के आदेश के अनुसार 389 ठीक है 379 लोग मारे गए और 12,000 घायल निहत्थे नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया। 1200। असहयोग आंदोलन का निलंबन क्यों हुआ? देखो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन इंडिया स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था। सभी प्रयासों के बावजूद यह एक सफलता थी कि कुछ कारणों के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1922 फरवरी में किसानों के एक हिंसक समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। इसी से आहत होकर महात्मा जी ने, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, तो वो इसी से नाराज होकर उन्होंने वो भंग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वैद्य शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैद्य सरकार का गठन करता है? वैद्य सरकार 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और ठीक है और द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1919 के पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता था, लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया गया। इस द्वैध शासन का एकमात्र उद्देश्य था भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए प्रशासनिक शिक्षा देना, और द्वैध शासन के प्रयोग ने भारत में एक नया ऐतिहासिक अध्याय प्रारंभ किया। असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास, ठीक है, यह नई व्यवस्था लागू की गई। ठीक है। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब इसमें PDF में मौजूद हैं। इसका फुल सोल्यूशन मैंने कर रखा है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको mathematicanalysis.in पे मिल जाएगा वेबसाइट पर। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ना मानचित्र के, देखो ये क्वेश्चन पहले वाले का, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, आंसर है अमृतसर। ठीक है। वह स्थान जहाँ गांधी जी से नमक बनाना प्रारंभ किया था, दांडी। तीसरे का आंसर होगा बेटा चंपारण। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह है सूरत। और वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वह है नागपुर। ठीक है। और इनको हमें मानचित्र में दिखाना था, तो ये आपको ऐसे दिखा देना है मानचित्र में। ठीक है।
क्वेश्चन है बेटा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये चीज़। तो ये दूसरा वाले का आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं।